पता है निधि, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरे साथ अच्छा ही अच्छा हो रहा है। मुझे हाल ही में 8 नए प्रोजेक्ट मिले और मेरी सेल भी बहुत अच्छी हुई है। ओह गॉड, इन सब बातों में तो मैं भूल ही गया। आज मेरे ऑफिस में सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए नई लड़की इंटरव्यू देने आ रही है। मुझे निकलना होगा। 1 मिनट, ये जूस तो पीते जाइए। नितिन जूस पीकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। नितिन की शादी को अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी शादी उसकी माँ की मर्जी से एक साधारण लड़की निधि से हुई थी, जो कि बहुत ही संस्कारी और सर्वगुण संपन्न थी। कुछ देर बाद नितिन अपने ऑफिस पहुंच जाता है, जहां सुजैन अपनी पहली जॉब के इंटरव्यू के लिए मेहरा इंडस्ट्रीज के ऑफिस पहुंची हुई थी। इंटरव्यू के दौरान उसे अपने बॉस नितिन मेहरा से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। वाव यार, ये कितना हैंडसम है, क्या चेहरा और क्या पर्सनैलिटी है इसकी। सुजैन दिखने में खूबसूरत और दिमाग की मॉडर्न लड़की थी, इसलिए नितिन उसे इस जॉब के लिए रख लेता है। अब सुजैन किसी न किसी बहाने से जानबूझकर बार बार नितिन के केबिन में जाती और नितिन के करीब आने की कोशिश करती है। ऐसे ही एक रोज मीटिंग खत्म होने के बाद नितिन के सिर में दर्द होता है और वो सर पकड़कर अपने केबिन में बैठा हुआ होता है। तभी सुजैन उसके करीब जाती है और उसके सर को दबाने लगती है। ये क्या कर रही हो तुम? अगर इतनी खूबसूरत लड़की आपके करीब आना चाहती है तो इसमें क्या गलत है? क्या आप मुझे ऐसी खूबसूरत लड़की का हाथ पकड़कर ऐशो आराम की जिंदगी जीना नहीं चाहते हैं? इतनी खूबसूरत लड़की के इतना करीब आते ही नितिन सब कुछ भूल जाता है और वो अपनी सेक्रेटरी सुजैन का ऑफर स्वीकार कर लेता है। अब वो दोनों ज्यादातर एक साथ ही रहते, यहाँ तक कि 2-2 दिन तक मीटिंग के बहाने वो दोनों शहर से बाहर भी जाते। उधर निधि की नई नई शादी हुई थी, लेकिन फिर भी नितिन उसे समय नहीं दे पा रहा था। एक रोज निधि नितिन से, सुनिए ना, हमारी नई नई शादी हुई है और अभी तक हम कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। मैं सारा दिन घर में रहकर बोर हो जाती हूँ, आप मुझे कहीं घुमाने ले चलो ना। अरे तुम अकेले क्यों नहीं चली जाती? मेरे पास आउटिंग के लिए समय नहीं है, मुझे एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, मैं कल लौटूंगा। नितिन को अपनी साधारण पत्नी से अब नफरत होने लगी थी। उसे तो शुरू से ही सुजैन जैसी मॉडर्न लड़कियां पसंद आती थीं, लेकिन अपनी माँ की जिद के आगे उसे निधि जैसी साधारण लड़की से शादी करनी पड़ी। मीटिंग का नाम लेकर नितिन और सुजैन सारी रात एक होटल में बिताते हैं। नितिन डार्लिंग, आज मेरा बर्थडे है और मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, बोलो दोगे? हाँ कहो ना सुजैन। मुझसे शादी कर लो ना, बहुत हुआ यूं छुप छुप कर मिलना। दोनों मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं और नितिन अपनी सेक्रेटरी को नई बहू की सौतन बनाकर घर ले आता है, जिसे देख निधि और उसकी सास दंग रह जाते हैं। अरे शर्म नहीं आई तुझे? अभी तो नई बहू के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और तू उसकी सौतन ले आया। माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और अब से सुजैन भी मेरी पत्नी है। जिसको भी इस बात से आपत्ति हो वो इस घर से जा सकता है। नितिन डार्लिंग, गुस्सा थूक दो। अच्छा, वैसे अब तो हमें होटल में जाने की जरूरत नहीं है, अब तो हम दोनों हर रोज तुम्हारे इस बेडरूम में सुहाग रात मनाएंगे। ए सुन, चल अब अपना बोरिया बिस्तर उठा यहाँ से और गेस्ट रूम में जाकर रह। अब से मैं नितिन के साथ उसके कमरे में रहूंगी। निधि को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पछतावे के अलावा वो कर भी क्या सकती थी, क्योंकि उसके मायके में भी उसके माता पिता का देहांत हो चुका था और भाभी थी जो उससे ज्यादा लाड नहीं लड़ाती थी। इसलिए उस ससुराल में रहने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं था। निधि जहाँ सारा दिन अपने कमरे में बैठी रोती रहती और घर के कामकाज में लगी रहती, तो वहीं सुजैन नितिन के साथ कभी मूवी तो कभी मॉल जाती। ये सब देखकर नितिन की माँ को भी बहुत बुरा लगता है, लेकिन नितिन किसी की सुनता ही कहाँ था। एक रोज, डोंट वरी डार्लिंग, मैं कुछ ही दिनों में उस नितिन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूंगी और फिर उसका मर्डर करके हम दोनों दुबई भाग जाएंगे और वहीं रहकर सेटल हो जाएंगे। उसकी ये सारी बातें निधि अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है। फिर नितिन और अपनी सास के फोन पर भी वो वीडियो व्हाट्सएप कर देती है, जिसे देखते ही नितिन गुस्से में घर पहुंचता है। डायन, तूने मुझे धोखा दिया है, जानबूझकर मुझे फंसाया है। तू मेरी सारी प्रॉपर्टी लेगी, मेरा खून करवाएगी और दुबई में जाकर बसेगी अपने उस बॉयफ्रेंड के साथ। रुक, तुझे तो मैं अभी दुबई की सैर करवाता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, अरेस्ट है। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो नितिन, आई एम सॉरी, मुझे अरेस्ट मत करवाओ। ले जाओ इस नागिन को जो मेरे घर को डसने चली थी। सुजैन को जेल हो जाती है और नितिन को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो निधि से माफी मांगता है और अब उसके साथ खुशी खुशी रहने लगता है। शहर की सबसे अमीर औरतों में शुमार कामिनी सक्सेना इतने टेंशन में तो कभी नहीं रहती थी जितनी वो आज थी।
उनकी कार तेज गति से सड़क पर भागी जा रही थी और उनका दिमाग डॉक्टर की उस रिपोर्ट पर था जो आज आने वाली थी। क्या होगा उस रिपोर्ट में? कहीं कहीं कोई भारी गड़बड़ी तो नहीं हो गई होगी, और अगर हो गई हो तो आखिर क्या वजह थी कि शिखा ने मुझे फोन पर कुछ भी नहीं बताया। कामिनी ख्यालों की दुनिया में गोते लगाते हुए डॉक्टर शिखा के प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंची। उसने अपने ड्राइवर को हॉस्पिटल के बेसमेंट में कार पार्क करने के लिए कहा और खुद शिखा के चैम्बर की ओर बढ़ चली। कामिनी जैसे ही शिखा के चैम्बर में दाखिल हुई तो उसने देखा कि शिखा उसी की रिपोर्ट की फाइल देख रही है। उसके चेहरे पर उदासी सी है। क्या हुआ डॉक्टर शिखा? मेरी दोस्त, सब ठीक तो है ना? कामिनी की बात सुनकर शिखा ने उसकी तरफ देखा और बैठने का इशारा किया। कामिनी, सब ठीक नहीं है, तुम्हारी रिपोर्ट। ये कहकर डॉक्टर शिखा चुप हो गई। क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? कामिनी, तुम HIV पॉजिटिव हो। HIV पॉजिटिव? ये तुम क्या कह रही हो? तुमने रिपोर्ट सही से देखा है ना? कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है ना? कामिनी, मैं 4 बार क्रॉस चेक कर चुकी हूँ, रिपोर्ट सही है, तुम्हें एड्स है। कामिनी का सिर चकराने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो शिखा की बात पर क्या रिएक्ट करे। डॉक्टर शिखा और कामिनी गहरे दोस्त भी थे, इसलिए शिखा उसे समझाते हुए बोली, देखो कामिनी, मैं समझ सकती हूँ कि तुम पर क्या बीत रही है, लेकिन सच्चाई से मुंह चुराना सही तो नहीं है। मैंने तो तुम्हें पहले भी आगाह किया था ना। कामिनी ने शिखा की बात को अनमने ढंग से सुना और उसकी चैम्बर से बाहर निकल गई। उसके हाथ और पांव दोनों कांप रहे थे। उसके पास पैसे तो बहुत थे, लेकिन वो करोड़ों खर्च करके इस रिपोर्ट को बदल नहीं सकती थी। कैसे? आखिर कैसे और कब हो गया ये सब? कामिनी को एड्स हो गया था और इसकी जिम्मेदार वो खुद थी। कामिनी एक बहुत ही आजाद ख्याल औरत थी। सक्सेसफुल तो वो थी ही, पैसों की कोई कमी भी नहीं थी, तो उसे लगता था कि दुनिया उसकी मुट्ठी में है। क्या यार शिखा, तू भी ना? अरे शादी करके कोई अपनी जिंदगी खराब करता है क्या? ओए, शादी करने से किसी की जिंदगी खराब नहीं होती, संवर जाती है। तू भी ना यार, तूने कर ली ना शादी, तेरी संवर गई ना, अब मेरे पीछे क्यों पड़ी है? क्योंकि अंकल मेरे पीछे पड़े हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह कामिनी को शादी के लिए राजी कर ले, क्योंकि शादी ब्याह भी एक उम्र पर हो जाए तो सही होता है। मुझे शादी करके किसी एक इंसान से नहीं बनना है शिखा। मुझे ऐश करनी है, ऐश। रूटीन खाना मुझे पसंद नहीं। मेरी प्लेट में हर दिन कोई नई डिश चाहिए, कभी बिरयानी तो कभी पुलाव तो कभी कोई डेजर्ट तो कभी कुछ और। समझी डॉक्टर साहिबा? पर तुम्हें पता है ना इसमें खतरा है, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो। माय डियर फ्रेंड, कामिनी नाम है मेरा, सारी ऊंच नीच को मैं हैंडल कर लूंगी। बहुत पैसा है मेरे पास, बहुत। ये कहकर कामिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी। कामिनी जिंदगी को अलग ही नजरिए से देखती थी। उसके कई पुरुषों के साथ संबंध थे और ज्यादातर उसके ऑफिस के ही थे। शादी ब्याह की बात उसके लिए घिसी पिटी बात थी। कामिनी एक ऐसी बॉस थी जो अपने एम्प्लॉय का जजमेंट उसके काम से नहीं करती थी, बल्कि वो उसे कितना खुश कर सकता था उस पर करती थी। ये आप क्या कह रही मैम? वही जो तुम सुन रहे हो। लेकिन मैम। लेकिन भूल जाओ। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि तुमने क्या और कितने प्रोजेक्ट किए। मुझे इस बात से मतलब है कि तुम मुझे कितना खुश कर सकते हो। तुम मुझे जितना खुश करोगे, मैं तुम्हें खुश करूंगी। और खुश करने का मतलब पता है ना कैसे खुश करना है? होटल अलका, रूम नंबर 132, याद रहेगा ना? जी, याद रहेगा। होटल अलका का कमरा नंबर 132 कामिनी की फेवरेट जगह थी। वो हर नए ऑफिस स्टाफ को मिलने के लिए यहीं बुलाती थी। मयंक भी डरता हुआ जब उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि कामिनी काली ड्रेस पहनकर कमरे में बैठी हुई है। उसके हाथ में शराब से भरी हुई ग्लास है और वो धीरे धीरे कर शराब पी रही है। आ गए तुम? यस मैम। मैम नहीं, कामिनी। कामिनी नाम है मेरा। जी मैम। अरे मैंने बोला ना, कामिनी बोलो। कामिनी। कामिनी। उसके बाद कामिनी ने मयंक को गले से लगा लिया और दोनों एक दूसरे में खो गए। मयंक समेत न जाने कितने ऑफिस स्टाफ का शोषण कामिनी कर चुकी थी। जो लोग अपनी नौकरी बचाना चाहते और प्रमोशन पाना चाहते, उसे कामिनी की बात माननी ही होती और उसे खुश करना होता। और जो कामिनी की बात नहीं मानता। तुम्हें बात समझ नहीं आती राजेश? आई सेट फायर। कल से आने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैम, मेरी गलती क्या है? गलती वो तुम अपने दिल से पूछो। मैम, ये क्या जबरदस्ती है? मैं शादीशुदा हूं और मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूं।
तो मैंने कब कहा कि तुम अपनी पत्नी को प्यार मत करो? मैं तो बस इतना चाहती हूं कि थोड़ा प्यार मुझे भी दो। नहीं दे सकते तो मेरे ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैम प्लीज ऐसा मत करिए। आपको पता है ना मेरी पत्नी कितनी बीमार है, उसका ऑपरेशन होना है और उसमें 3 लाख रुपए लगेंगे। अगर आप नौकरी से निकाल देंगी तो मैं कहां से उसका इलाज करा पाऊंगा? तभी तो कह रही हूं मुझे प्यार दो, फिर पत्नी का इलाज क्या, जो चाहो वो कर पाओगे। लेकिन राजेश ने कामिनी की बात नहीं मानी। वो अपनी पत्नी को धोखा नहीं देना चाहता था। कामिनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। राजेश जब उसके केबिन से बाहर जा रहा था तो उसने कहा, मैम ये आप बहुत गलत कर रही हैं। ऊपर वाला सब देख रहा है, वो इसका न्याय करेगा। 1 मिनट के अंदर यहां से चले जाओ, नहीं तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें ऐसे केस में अंदर कराऊंगी कि तेरा ऊपर वाला भी कुछ नहीं कर पाएगा। कामिनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। समय बीतता गया। ऑफिस के एम्प्लॉय का शोषण जारी रहा। कामिनी इस कदर गिर गई थी कि उसने ना तो ऑफिस के ड्राइवर को छोड़ा और ना ही कुक को। कामिनी पुरानी बातों को सोचती हुई चली जा रही थी। आज पहली बार उसके कदम भारी लग रहे थे। उसे लग रहा था कि उसके पैरों में किसी ने बहुत भारी वजन बांध दिया है। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज राजेश की बातें भी उसके कानों में गूंज रही थी। मैंने जिंदगी अपनी मर्जी से जी, किसी की नहीं सुनी, न पापा की न दोस्त की, और इसका परिणाम आज यह है कि मैं मौत के मुंह में खड़ी हूं। मैं इस बीमारी को लाख पैसे खर्च करके भी ठीक नहीं कर सकती, लेकिन कुछ गलतियों को अब भी ठीक किया जा सकता है, जो मैं अपने मरने से पहले जरूर ठीक करूंगी। कामिनी ने अपने ड्राइवर को पार्किंग से कार निकालने को कहा। ड्राइवर गाड़ी लेकर उसके पास आ गया। सुनो, आज की तुम्हारी छुट्टी, तुम घर जाओ, मैं खुद ड्राइव करके घर चली जाऊंगी। पर मैम, मैंने कहा ना, मैं आ जाऊंगी, तुम घर जाओ। कामिनी के ड्राइवर ने उसके हाथ में कार की चाबी रखी। कामिनी ने कार स्टार्ट की और वहां से निकल गई। उसकी कार बीच सड़क पर तेज गति से भागी जा रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी कार एक बहुत ही साधारण से किराए के घर के आगे जाकर रुकी। कामिनी ने दरवाजे की बेल बजाई। दरवाजा राजेश ने खोला। वही राजेश जिसे कामिनी ने नौकरी से निकाल दिया था। मैम आप यहाँ? अंदर आने को नहीं बोलोगे? अरे मैम आइए ना, आप ही का घर है। कामिनी कमरे के अंदर गई तो देखा कि राजेश की पत्नी जमीन पर लेटी हुई है। उसे देखकर लगता था कि उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है। वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। कब है तुम्हारी वाइफ का ऑपरेशन? मैम कौन सा ऑपरेशन? अब इसका कोई ऑपरेशन नहीं हो सकता। लाखों रुपए लगने हैं ऑपरेशन में। कहां से लाऊंगा मैं लाखों रुपए, और कहां से करवाऊंगा ऑपरेशन? क्यों, तुम्हें कोई नौकरी नहीं मिली क्या? मैम मिली तो है, लेकिन सैलरी बहुत कम है। विभा की दवाई, घर का किराया, घर का राशन, उसी में सारे पैसे खत्म हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारी पत्नी के ऑपरेशन में जितने पैसे लगने हैं मैं देती हूँ तुम्हें। मैंने जिंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए हैं, बहुत सारे। बस एक नेक काम करके मैं मरना चाहती हूँ। ये कहकर कामिनी जोर जोर से रोने लगी। उसे रोता देख राजेश ने जब उसके रोने का कारण पूछा तो, कुछ नहीं राजेश, बस आज जी भर कर रो लेने तुम मुझे। और हाँ, आज के आज तुम अपनी पत्नी को अस्पताल में एडमिट करवाओ और इसका ऑपरेशन करवाओ। साथ ही कल से ऑफिस भी ज्वाइन करो। ऑफिस? हाँ ऑफिस। मैम आप तो देवी हैं। नहीं नहीं राजेश, प्लीज तुम मुझे ये मत कहो। कामिनी वहां से चली गई। राजेश की पत्नी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। राजेश भी नौकरी पर जाने लगा। वो मैम को शुक्रिया कहना चाहता था, लेकिन कामिनी तो ऑफिस आती ही नहीं थी। जब कामिनी बहुत दिनों तक ऑफिस नहीं आई तो उसने कामिनी के बारे में पता लगाने की कोशिश की तो उसे पता लगा कि वो तो बहुत बीमार है और अस्पताल में एडमिट है, साथ ही मौत से लड़ रही हैं। ये सुनकर वो भागा भागा अस्पताल पहुंचा। वहां पहुंचकर उसे सारी सच्चाई का पता लगा तो वो कामिनी मैम को देखकर रोने लगा। मत रो राजेश, मत रो। मैंने एक गलत राह चुनी थी, उस राह पर चलने का फल मुझे मिल गया। कुछ दिनों बाद कामिनी की मौत हो गई। राजेश अब भी उसी ऑफिस में काम करता है। जब भी वो अपनी मैम के केबिन की ओर देखता है उसे कामिनी की बहुत याद आती है। कामिनी के पिता का उतरा चेहरा देख उसे भी रोना आने लगता है।